Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning Good and morning. a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? भाई मेरे बराबर में एक स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है और लिटरली आज ज़ुहैब को मैं सुबह से तंग कर रही हूँ कि जाए असेंबली स्टार्ट होने वाली है। असेंबली स्टार्ट होने वाली है। हाँ, हेड बॉय यहाँ पे बैठा हुआ है और सर जॉन गैस पर आ गए डंडा लेके, जो असेंबली में नहीं होगा उसकी मार लगेगी। सर जॉन बड़े मशहूर हैं भाई, है ना? तो कैसे हमारे आप? प्रिंसिपल थे, सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियाँ आ गई बिल्कुल। हाँ। आज तो 12 था शायद आते हुए, Yes. मुझे किसी ने बताया। हाँ, तो बहुत सर्दी थी, अच्छी ठंड आ गई है और ठंड रहेगी और ज्यादा होगी, यू नो, बिकॉज गर्मी जितनी होती है उतनी ही ठंड भी ज्यादा होती है। तो अच्छी बात की तरफ चलते हैं जी। आज की अच्छी बात ये है, द होल जनरेशन वर्क टू एम्पावर women but forgot to teach men how to live with empowered women. कैसी बात है ये? क्या अच्छी बात की ज़ुहैब, आपने। क्योंकि हम सब एक जिस जनरेशन में है वहाँ हम कोशिश करते हैं कि एम्पावर्ड वुमेन, हम इंडिपेंडेंट वुमेन, एम्पावर्ड वुमेन, सस्टेनेबल, यू नो, जो अपने आप को सस्टेन कर सकें। बिल्कुल, वुमेन ऑफ सब्सटेंस। लेकिन हाँ, लेकिन जब होता है ऐसा तो फिर वो मर्द उन खवातीन के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता और वो कंपटीशन की फजा सी बन जाती है। ईगो आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप एम्पावर्ड वुमेन पैदा कर रहे हैं तो उनके साथ जो मर्द हजरात हैं उनको भी सिखाएं कि एम्पावर्ड वुमेन के साथ रहना कैसे है और उनको साथ ज़िंदगी में आगे लेके चलना कैसे है। अच्छा जी, आज का जो वर्ड है ना, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट तब होता है जब आपका जो ब्रेन है इज अनएबल टू थिंक स्ट्रेट बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ लो क्वालिटी मोबाइल ऑनलाइन कंटेंट, तो ब्रेन रॉट हो जाता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स वो होता है ना कि हम पहले बस एग्जॉस्ट होता है तो उसके बाद रॉट हो जाता है, खत्म, मतलब काम ही नहीं कर सकता फिर ब्रेन। काम ही नहीं कर तो सकता। ब्रेन रॉट से आप प्लीज सब दूर रहे। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। फैसल वाडा का सियासी मिशन जनाब अब आगे जारी उसारी है। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल समेत आला क़यादत से उन्होंने मुलाकात की है। एमक्यूएम की क़यादत से मुलाकात हुई है जनाब, और वो कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम कर। मुलाकात के बाद उन्होंने बात की मीडिया से और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान रोज रोज धरने बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेशनल कॉज के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। नेशनल कॉज जो इन्होंने ये बात की है, ये नेशनल गवर्नमेंट की जो बातें हो रही हैं उसको तक़वियत देती है। और हमने अपने शो में काफ़ी पहले ये जो सियासी माहौल चल रहा था सरवत, आपको याद होगा, हमने 4 ऑप्शंस अपने दिखाए थे और उसमें पहला ऑप्शन नेशनल गवर्नमेंट का ही था। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी इस पर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नेशनल गवर्नमेंट पर बात हो रही है, सब यही कह रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि नेशनल कॉज को लेकर तमाम सियासी जमातों में आगे बढ़ना होगा। सिविल नाफरमानी की कॉल का गुब्बारा 14 दिसंबर से पहले फट जाएगा। और खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल ने कहा है कि वो भी मौलाना साहब से जाकर मिलेंगे। हम वफाकी हुकूमत से एक मुश्तरका मीटिंग करेंगे। पीटीआई का भी मैंडेट है, उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर उन्हें इज्जत देनी होगी। ये देखिए, ये हमने ऑप्शंस काफी पहले, ये जिस डेट पर हमने ऑप्शंस निकाले थे तब इतनी बात हो नहीं रही थी इस पर। और हमने एनालिस्ट से भी जब ये सवालात किए तो उन्होंने भी कहा कि शायद ये अभी इररिलेवेंट है बात, और उन्होंने इतना कमेंट इसमें नहीं किया। लेकिन अब बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये तमाम ऑप्शन, और इसमें सबसे पहले कौमी हुकूमत का कयाम। तो इस सिलसिले में ये मुलाकातें और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें मुलाकातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नजर आएंगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात, फिर उसके बाद एमक्यूएम से जाकर मिले यानी जो पुराने पीछे आए के रहनुमा फैसल वाडा, और जिस तरीके से वो एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और ये टॉप स्टोरी हमारी। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी इसी से जुड़ी है, यही फुटेजेस है। मौलाना से मुलाकात फैसल वाडा की भी हुई है। मौलाना को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। मौलाना ने जलसा भी उसका इनेकाद किया है। मौलाना की मदारिस बिल पर कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत की गई है। पेशावर में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि कारकुन इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारी करें, जल्द कॉल देंगे। 16 या 17 दिसंबर को मदारिस का इजलास होगा, फिर फैसला करेंगे। तमाम दीनी जमातों से मुलाकात में भी मुशावरत होगी। हमने उन्होंने कहा कि आजमाया हुआ है तमाम जमातों को, और हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें तुम इस्लामाबाद आने से रोक सको। यानी एक बड़ी सॉफ्ट सी उन्होंने धमकी भी दी है कि हम इस्लामाबाद आएंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक ने मौलाना से वक्त मांग लिया है और कहा है कि चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। तो ये दूसरी हमारी टॉप स्टोरी मौलाना से मुताल्लिक़, जिन्होंने इस्लामाबाद आने का इंदिया दिया है कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते, और इसीलिए हुकूमत अब मुतहरिक है और मौलाना से वक्त मांगा है कि जी हमसे बात करें आप और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करने की
कोशिश करेंगे। ज़ोएब, हमने हमेशा देखा है कि मौलाना साहब जो हैं वो डायलॉग में और कम्युनिकेशन में स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं, सो दैट्स अ गुड साइन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तीसरी हमारी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। शाम में जो कुछ हुआ, जैसे ही ये खबरें आई शाम से तो बड़ी एक हलचल सी मच गई है। संसद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा हुआ है। पहले इनके वालिद साहब और इनका 24 साल इक़्तिदार, दमिश्क से वो भाग निकले हैं। तहरीर शाम के बागी दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए हैं। रेडियो और टीवी स्टेशन समेत अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा किया है। शामी बागियों ने हमस की जेल से सैकड़ों कैदी भी आज़ाद करवाए हैं। रिहाई पाने वालों ने सड़कों पर जश्न मनाया है और अब ये बताया जा रहा है कि शाम आज़ाद है, शाम जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने दमिश्क में बशर अल असद के वालिद का मुजस्समा भी गिरा दिया और हज़ारों गैर मुल्की शहरियों की इनखला की कोशिश भी की गई। और कल तक ये रिपोर्ट थी कि कुछ पाकिस्तानी भी वहाँ पर ज़ायरीन फंसे हुए थे। अब उनको निकालने के लिए जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या इक़दाम किए जाने के भी देखना होगा। तो जश्न भी मनाया गया और शाम में ये सारा अपहीविल आया और उसके बाद रेवोल्यूशन आप इसे कह रहे हैं कि काफ़ी लंबा इक़्तिदार था जी। और उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए जो कार्रवाइयाँ की थी वो सब कुछ अब नज़र आ रहा है। तो ये हमारे हो गए हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब जी हम बात करते हैं हमारे सफारी पार्क की। कराची सफारी पार्क में मौजूदा हथनी सोनिया की डेथ हो गई। सफारी पार्क ज़राए का कहना ये है कि हथनी सोनिया जो है वो परसों उनका इंतकाल हुआ और सुबह 8:30 बजे वो मरी हुई पाई गई। हथनी सोनिया की एज 22 to 23 ईयर्स थी। पोस्टमार्टम के बाद हथनी की डेथ ऑफ रीज़न भी मालूम हो गई। तो जी आपको याद है ना, मधुबाला गई थी सफारी पार्क और ये तीनों जो थी हथनी सोनिया, मधुबाला और एक और मैं नाम भूल रही हूँ, 4 पास की टीम नहीं है वो तीनों एक ही फैमिली की थी और 4 पॉज की टीम उनका ख्याल रख रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया को 2-3 महीने पहले कुछ इन्फेक्शन हुआ था और वो ठीक हो गई थी, बट इट वाज अ शॉक कि वो ऐसे उनकी डेथ एकदम से हो गई। बीमार भी नहीं थी, वो बिल्कुल हेल्दी थी। सो इट वाज अ वेरी सैड न्यूज़, यू नो। इसके अलावा जी हमारे शो में बड़ी धड़ जुड़ी हुई भी बच्चियाँ नायला और शुमाइला की सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स की टीम और बच्चों के वालिद भी मौजूद होंगे शो में। एक इंतहाई और अहम शख्सियत मेयर कराची और तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब भी बनेंगे राइज एंड शाइन के मेहमान। तो आज बहुत ही जैम पैक्ड हमारा शो है, कहीं मत जाइएगा। हम बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से हम आगाज करते हैं अपने शो का। अब आईसीसी की मीटिंग एक बार फिर मुलतवी हो गई है और भारतीय बोर्ड का बताया जा रहा है कि जवाब ना आने की वजह से मीटिंग को एक बार फिर मुलतवी किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुतालबात पर जवाब नहीं दिया अभी तक। पाकिस्तान की शराइत भारतीय बोर्ड से मुताल्लिक है, जिसका भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को जवाब अभी देना है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर होने वाली पेशरफ से उन्होंने आगाह किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीसीबी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो इसी पर हम बात करेंगे। आईसीसी हमारे पास गेस्ट है आज याया हुसैनी, जो हमारे एक रेगुलर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, और स्पोर्ट्स एंकर सुशांत मेहता मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें वक्त दिया। जी सुशांत, वैसे अब सवाल जवाब क्या फिर ना ही समझिए भारत की तरफ से, या फिर कोई चांसेस है? ये पाकिस्तान आने के लिए ना समझिए ना। हमने तो खैर एक और मशवरा भी दिया कि भाई हाइब्रिड कर लें आप, और सही है पाकिस्तान भी फिर 3 साल के लिए हमसे मुआहिदा कर ले, हम भी हाइब्रिड खेल लेते हैं आपके पास आके, लेकिन उसका भी जवाब आते आते देर हो रही है ना बहुत। नहीं, पाकिस्तान आने के लिए तो बहुत पहले से ही ना था। आई डोंट नो व्हाई मोहसिन नकवी एंड एवरीबॉडी इन पाकिस्तान मेड दिस एन ईगो इशू और इज्जत का इशू कि जी हमारी इज्जत पे बात आ गई है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पहले ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए कि इंडिया तो आ ही रहा है, एवरी कंट्री विल कम इंक्लूडिंग इंडिया। पहले बात करके उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था। इंडिया लास्ट पाकिस्तान आया कब है? आप लोग 2016 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, बट इंडिया नहीं आए।
सो द राइटिंग वाज ऑलवेज ऑन द वॉल। वो जबरदस्ती बोलते रहे कि आ रहा है आ रहा है, और अब मैं आई एम रियली आई मीन शॉक्ड दैट पाकिस्तान पीपल, यू नो द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव बीन फूल्ड, क्योंकि आप बार बार ये स्टेटमेंट देते रहे कि इंडिया ने आना है, इंडिया ने आना है, एंड में आके अब ये बर्गिंगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई है, आप लोग नहीं आते, हम भी नहीं आते। अब बात है कहाँ पर, राइट? इट्स अ गिव एंड टेक, एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। आप क्रिकेट खेल रहे हैं या जो भी खेल रहे हैं, उसमें पैसे की बात है। आपने जाके वहां पर अब बोला है कि ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, जो भी आपने पार्टनरशिप मॉडल या फ्यूजन मॉडल जो प्रपोज करा है। अब द बॉल आई टेल यू इज ऑलवेज इन इंडिया कोर्ट और आईसीसी कोर्ट। अब आईसीसी के भी चेयरमैन अगर है वो जय शाह साहब है, राइट? तो आई थिंक रादर देन इसको इज्जत की बात बताना, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस कि अब हो क्या सकता है। आपने जो वहां पर जाकर एक टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं कि जी हम इसमें जो है अब हम सेटिस्फाइड रहेंगे कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, उसमें प्रॉब्लम कहाँ अटक रही है? लेट मी बी रियली क्लियर कि सेमीफाइनल और फाइनल, देखिए इस बार भी अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आप होस्ट करने वाले हैं, तो सेमीफाइनल और फाइनल जो होगा, अगर इंडिया पहुंचती है तो वो तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो वो तो दुबई में खेलना पड़ेगा। बट जब जो 2026 में जब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर अगर पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचते हैं तो फिर तो हिंदुस्तान में भी नहीं खेला जाएगा, हम लोग श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया श्रीलंका होस्ट है। वहां पर आई थिंक अभी भी नेगोशिएशंस आर ऑन, एंड आई एम श्योर कि कोई सोल्यूशन निकलेगा यहाँ पर, और वाजिब मांग है। ऐसी कोई आप लोग ने इस बार कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि इंडिया बोले कि नहीं जी नहीं। अभी भी इंडिया ने ये तो वैसे बोला है कि यू नो वी आर सेफ, और आप टूर कर रहे हैं लगातार इंडिया, तो दे कैन मेक दिस पॉइंट कि नो इन पाकिस्तान विल हैव टू प्ले इन इंडिया, बट एनी विच वे मैं इसको इस तरीके से देखता हूं तो ये भी कि रादर सुशांत, ये भी जायज डिमांड हुई ना फिर कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर भारत नहीं खेलता पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल और फाइनल बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए। जायज डिमांड ही है पाकिस्तान की ये वाली भी। देखिए बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि आपने जहां तक जायज की बात है ना, इसमें देयर आर टू थिंग्स। बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आई विल टेल यू, एंड यू नो एज अ फैन ओनली, क्रिकेट के फैन की तरह अगर आप देखें, भाई एशिया कप आपने करवाया, क्या वो एशिया कप हुआ पाकिस्तान के अंदर? आप ही ने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट करा, सारा का सारा एशिया कप तो बाहर हुआ। एक बस एक यू नो आई वॉश की तरह 4 मैच आपने पाकिस्तान में करा लिया, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, वो बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, वो क्या था? सारे के सारे सेमीफाइनल फाइनल। कोई भी होस्ट नेशन जिसको, अब ये समझने वाली बात है आपके लिए, ईगो से हटकर, इज्जत से हटकर, कोई भी होस्ट नेशन अगर किसी भी बड़े आईसीसी ट्रॉफी को या किसी भी यू नो वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करता है, यू आर ऑल्सो गेटिंग एन एडवांटेज। भाई इतने सालों के बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी वहां आई है, सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान में होता है, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, होम कंडीशंस मिलती हैं आपको, राइट? वो एडवांटेज आपसे छिन जाती है अगर सेमीफाइनल और फाइनल बाहर कराया जाता है। 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, हम लोग खुद फाइनल तक गए, हमारे अपने ग्राउंड में हुआ, वो अलग बात है, वी कुडंट विन देयर, बट एक बड़ी होम ग्राउंड एडवांटेज थी। इज इंडिया रियली यू नो आर दे रेडी टू लूज आउट ऑन दैट एडवांटेज इस पार्टनरशिप मॉडल में? आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो सब मिस कर रहे हैं, कि क्या इंडिया वाकई इसके लिए तैयार हो जाएगा कि भैया हम सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलें? जी याया, आप बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस इशू को लेके? बहुत टाइम हो गया है हम इसको डिस्कस करते हैं, आप क्या कहेंगे विद द न्यू इंफॉर्मेशन? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, मुज़हिब आपको अस्सलाम वालेकुम, और सरहद पार से हमारे दोस्त प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। देखिए बात दरअसल ये, मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, अदरवाइज फिर आईसीसी अपनी ये दुकान बंद करे, शटर नीचे गिराए, ताला डाले और घर जाए, क्या ये मुमकिन होगा? अब तो जिस तरह सुशांत ने कहा कि आईसीसी भी इंडिया है और बीसीसीआई भी इंडिया है, ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन बात दरअसल यहाँ पर यह है कि जो अभी सुशांत बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, इज्जत की बात नहीं करनी चाहिए, तो देखिए बात दरअसल ये है कि सब कॉन्टिनेंट हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पर मीडिया की बड़ी पावर है। इंडिया में 3 सी चलते हैं, क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम। पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे आगे है। तो बात बहुत सीधी है और बहुत, जिस तरह अभी वाजिब बात कर रहे थे सुशांत के, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि इस बार पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो किए हैं। इस बार पाकिस्तान ने एक चीज पर तो कायल किया है, इंडिया में जो खेलों से वाबस्ता सहाफ़ी हैं वो भी इस बात को अब तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि जी नाइंसाफी हो रही है पाकिस्तान के साथ, ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ। सुशांत ने बात की कि आखिरी बार कब इंडिया पाकिस्तान आया था, 2008 में आए थे MS धोनी के साथ एशिया कप खेलने के लिए, और उसके बाद से भारत पाकिस्तान नहीं आया। 2012-13 में चौधरी जरकाश और श्रीनिवासन का एक
गुफ्तगू हुई। उसके बाद हमने T20 वनडे सीरीज के लिए भारत टीम भेजी। 2016 में कशीदगी बहुत ज्यादा थी, फिर हमने शाहिद आफरीदी को इंडिया भेजा। वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा मुझे इंडिया में प्यार मिला है। उस पर एक नया वावेला खड़ा हो गया। फिर खुद आप बता रहे हैं कि 2023 एशिया कप हमको होस्ट करना था, भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। होना तो ये चाहिए था, टीट फॉर टैट, हम भी नहीं जाते भारत खेलने के लिए, लेकिन हमने खेल को खेल समझा। हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की। हम चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए, हमने अपने तमाम मैच खेले। तो अब भारत को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हमारे खिलाड़ियों को आप सिक्योरिटी देते हैं, हमारे खिलाड़ी वहां क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, फिर भारत की टीम भी पाकिस्तान आ सकती है, भारत की टीम भी पाकिस्तान खेल सकती है अगर उनकी सिक्योरिटी की हम जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे बाकी टीमें आ रही हैं। लेकिन अब चलें फिर ये सारी बातों को एक साइड पर रख देते हैं। एक चीज तो है ना, एक चीज तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि आप सब ये मानने के लिए तैयार हैं, लीजिए पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो बिल्कुल बजा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह सुशांत ने कहा कि जी एक बड़ा इवेंट है, आपको एडवांटेज मिस आप कर देंगे अगर फाइनल आप पाकिस्तान में नहीं खेलते। तो बिल्कुल देखिए एक चीज सामने आपके नजर आ रही है, T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में ज्वाइंटली होस्ट इंडिया श्रीलंका के साथ कर रहा है, उसमें भी फिर यही होना चाहिए कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल खेलेगा, पाकिस्तान अगर अपने मैचेस खेलेगा तो वो श्रीलंका में खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया इस बात को तस्लीम भी कर रहा है, लेकिन अब अटक रही है बात आके फाइनल के ऊपर, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि वर्ल्ड T20 का फाइनल जो है वो श्रीलंका में मुनक्किद हो। लेकिन फिर आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। और अब आपको एक बात और भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो यहाँ पर जय शाह साहब हैं वो BCCI के सेक्रेटरी थे, अब वो ICC के प्रेसिडेंट हैं। वो भले से भारतीय हो, लेकिन उनको बहरहाल जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके मामलात का जो है वो सपोर्ट करना होगा। उनको सुशांत, जैसे याया भी कह रहे हैं, देखें ये तो मसल शो करने वाली तो बात उस तरह नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बजा है और आप भी इससे अग्री कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई भारत के पास बड़े रेवेन्यूज आते हैं, बड़ा बोर्ड है, कोई मुकाबला वैसे पाकिस्तान का नहीं है फाइनेंस की अगर वैसे बात की जाए। लेकिन देखिए पाक भारत शायकीन दोनों ये मैच देखना चाहते हैं और पाक भारत मैच की वजह से जो एडवर्टाइजमेंट और सारी चीज़ें हाइप मिलती है, एक भी टीम को माइनस कर दें तो खेल ख़त्म है, पाक भारत मैच नहीं हो पाएगा। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। अब इसमें दोनों बोर्ड्स को रास्ते निकालने चाहिए ना। पाकिस्तान तो एक स्टेप पीछे हट गया है, भारतीय बोर्ड एक स्टेप हटने को तैयार नहीं है पीछे। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली भाई। देखिए मैं मसल्स शो और इस सब में नहीं पड़ता, मच लिकिंग। याया ने बोला थोड़ा जज्बाती भी हुए, लेकिन मैं समझ सकता हूं उनके जज्बात। जिस पोजीशन में आज पाकिस्तान है, दे शुड नॉट हैव बीन देयर, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। अब आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप इतने बोर्ड के चेयरमैन चेंज करेंगे, हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया नजम सेठी ने, बीच में आ गए ज़का अशरफ, अब आपके मोहसिन नकवी, कल को कोई और आ जाए, कहां से स्ट्रैटेजी बनेगी? ये ओवरनाइट नहीं होगा। याया ने बिल्कुल ठीक बोला, 2008 में इंडिया आई थी, क्या आपने वर्किंग करी उसके बाद से? ये इंडिया नहीं है आ रही है। आप 2016 में आए, 2023 में आए, इंडिया लगातार नहीं आ रही। भाई कोई स्ट्रैटेजी तो होगी आपकी कि कोई डिप्लोमेसी दिखाएं, कुछ बात करें कि अच्छा जी रेवेन्यू छोड़ दें। अभी आप देखिए भारतीय क्रिकेट में जितना पैसा है IPL के थ्रू, बाकी जगह रेवेन्यू मैटर नहीं करेगा। यस, इंडिया पाकिस्तान इज अ बिग गेम, रेवेन्यू वाइज 10% है इंडिया पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का। $750 मिलियन ब्रॉडकास्टर दे रहा है इसके लिए, जो है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 10% उसमें से आएगा इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन 90% इंडिया के मैचेस से आता है। तो पैसे की बात नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान के बिना क्रिकेट है यार कुछ? क्या कोई मतलब है क्रिकेट का अगर इंडिया पाकिस्तान ही ना हो? अब ICC ट्रॉफी बची थी या एशियन चैंपियनशिप्स बची थी, अब वो भी छिनती जा रही है। सो आई थिंक देखिए दोनों बोर्ड्स ने करना है, ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर स्टिल आई विल जस्ट रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी ऑफ पाकिस्तान, whoever the leaders are there, कि आपको बस एक चीज करिए, जिसको भी आपने अपना जो हेड बनाना है PCB का, प्लीज थोड़े लंबे टाइम बनाइए और एक जिम्मेदार व्यक्ति को बनाइए कि जो डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करे, रादर देन ट्राइंग टू शो बोर्ड कि नहीं जी हम तो इंडिया के बराबर हैं। ये सारी बातें आप छोड़ के ना एक हल निकालिए कि अच्छा आप आज नहीं आ रहे, 1 साल में आएंगे, 2 साल में आएंगे, 3 साल में आएंगे। व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक सो दैट यू are willing to come down to Pakistan, because देखिए इंग्लैंड ने टूर कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने टूर कर लिया। अच्छा, जब आपने पाकिस्तान का हाइब्रिड का ये आपने जब पाकिस्तान का ये ऑप्शन सुना सुशांत, तो आप बताइए एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट लवर, आपको कैसा लगा कि हाँ एक रास्ता निकाला पाकिस्तान ने, या फिर आपको नहीं, आपने कहा नहीं ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है जो पाकिस्तान ने दिया है? क्या आपकी फील क्या थी उस वक्त?
बिल्कुल नहीं नहीं, ये देखिए, ये नजम सेठी लेके आए थे हाइब्रिड मॉडल, और एशिया कप जब फंस गया था बिल्कुल ही कि पाकिस्तान में नहीं होगा, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम का हाइब्रिड मॉडल आया था, और उन्होंने बीबीसी को बोला था कि वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स, कि यार हम तो जो जितनी रियायत दे सकते थे, जो कर सकते थे कि ये कर लीजिए, अगर आप 4 मैच भी नहीं फिर पाकिस्तान में कराते फिर छोड़ दीजिए। तो याद होगा फिर आईसीसी के हेड्स भी गए थे पाकिस्तान मनाने के लिए, और वो सारी हमने देखा था कि सारे के सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए थे। आई थिंक इट वाज अ गुड सोल्यूशन from Pakistan. I still think it is a good solution from Pakistan. इस बार भी ये वाला टूर्नामेंट के लिए, और मुझे पता है कि आप लोग रेडी हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, इतनी बात नहीं अटक रही, लेकिन जो फाइनल वाली बात है कि इंडिया 2026 में तैयार होगा कि नहीं होगा, कि फाइनल इंडिया में होगा। एंड यू नो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए, आईसीसी वाले बोलेंगे भाई पाकिस्तान तो रेगुलरली आ रहा है इंडिया, तो क्या प्रॉब्लम है इंडिया में खेलने में 2026 में T20 वर्ल्ड कप। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि पहले से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी कि मोहसिन नकवी ने जाके ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि ऑल टीम्स विल कम इंक्लूडिंग इंडिया। क्या जरूरत थी उसकी इतनी जल्दीबाजी करने की? आराम से आप पहले बात कर लेते। यू न्यू कि इंडिया ने अभी अश्योरेंस नहीं दी है, एंड यू न्यू कि इंडिया नहीं आ रही है पाकिस्तान, सो यू शुड हैव वेटेड, या यू शुड हैव कंफर्म्ड फर्स्ट, और फिर अपनी पब्लिक को, क्योंकि अब देखिए हमारे एक ही लोग तो एक ही और मजहब के नारायण पे अटके हैं, तो इज्जत वाली जब बात आ जाती है ना, फिर वो राइट, इट शुडंट हैव बीन वेरी इमोशनल और ईगोटिस्टिकल। या आप क्या कहेंगे इनकी स्टेटमेंट पे? आई मीन ऑब्वियसली वी एग्री दैट कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हमने देखी व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड्स, बट उनका जो बाकी कहना है उस पे आप क्या कहेंगे? आपकी क्या सोच है? देखिए सरवत, सुशांत जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पैराए में गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जिस अंदाज में ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा जो है वो जज्बाती, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू जा रही है। अल्लाह नजरे बस से बचाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू, ऐसे ही चले। मैं जोहेब आपको ये कहूंगा, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं, मैं तो खेल को खेल की हद तक ही समझता हूँ, राइट, और मैं ये जो बाकी पॉलिटिक्स है उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, और सही बात, खेल के साथ तो खेल की बात करनी चाहिए। तो ये जो सुशांत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनल मैटर्स की बात की, देखिए बात दरअसल ये ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरनल मैटर वो अपनी जगह पर है। देखिए, लेकिन लोग चाहते हैं, खबरें चाहिए उनको, पाकिस्तान और इंडिया में मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। जब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आएंगे, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, तो उनसे जब सवाल होगा तो उन्होंने बिल्कुल वही बात की जो नजर आ रही थी कि जी इंडिया आएगा, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान आने से देखिए, तो बार्गेनिंग का फॉर्मूला भी है ना, ये तो हमेशा से होता रहा है कि आप हाय उस पे जाके बात करते हैं ताकि नीचे मेरी बात, अच्छा, मेरी बात, अच्छा, सही है, सही। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली थी तो बोर्ड में भारत बैठा था ना, उसने हामी भरी थी, तभी तो हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिलने की। उन्होंने हाँ किया था, तभी तो हो रहा था। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने उस तक, वहीं तक बात की। मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बात दरअसल ये, जिस तरह सुशांत बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अगर सरबराह डिसीजन मेकर हो जाएं, देखिए मैं बार बार ये बात करता हूँ, सुशांत भी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया का आपस में खेलना बीसीसीआई और पीसीबी तय नहीं करेंगे, राजनीति तय करेगी, इस्लामाबाद में तय होगा, ठीक है ना जी, एस्टेब्लिशमेंट तय करेगी पाकिस्तान इंडिया ने खेलना है नहीं खेलना, ये दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड डिसाइड नहीं करेंगे। चले, हमारे क्रिकेट बोर्ड के तो बहुत मसाइल है ना, अमित शाह के फर्जंद हैं जय शाह साहब, वो हल कर लेते मसला, वो यकीन दिला देते, तो अंदाजा कर लीजिए, इतना आसान है नहीं ये। हुकूमतों ने तय करना है, क्रिकेट बोर्ड ने तय नहीं करना। इंडिया किसी से भी खेलता है, चला जाता है, किसी को भी सही, हाँ, ये तो आप सही बात कर रहे हैं, ये तो हमेशा से, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। आप जरा ऐसी बात करते हैं जो हम मुश्तरका दुख है, हमारे मुश्तरका दुखों की बात करते हैं। देखिए, ये बात तो देखिए, अब सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, चीजों को फिक्स होना चाहिए, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये बात एक दफा तय हो जानी चाहिए। हाँ, क्लैरिटी से होनी चाहिए। हम नहीं आएंगे, किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे। बिल्कुल, सुशांत को दोबारा भी, लेकिन अब जरा बात करते हैं मुश्तरका दुखों की, मिलके जरा रोते हैं ना हम। हाँ, होम सीरीज हारे बुरी तरीके से पाकिस्तान, अरे वहां भी सुशांत ने भी इस पे तबसरा किया होगा। भारत की भी हालत बड़ी खराब है सुशांत, क्या हो गया है? विराट कोहली चल के नहीं दे रहे, और ऑस्ट्रेलिया ने, ये तो इनिंग्स डिफीट होने वाली थी, बस 18-20 रन का टारगेट मिल गया तो वो थोड़ा बच गए उससे। क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पर? भाईजान 1-1 है, पर्थ में जीत के आए हैं, 300 रन से हरा है ऑस्ट्रेलिया को, विराट ने अभी 100 मारा है। घर में भी हारे थे, तो घर में भी तो हारे ना। हाँ। देखिए हमारे कप्तान ने बोला है 12 साल में एक बार हारना तो अलाउड है, 12 साल में एक बार हारे हैं हम, व्हाइट वॉश हुए हैं, बहुत करारी हार थी, नो, बट एक वेकअप कॉल थी। देखिए हर क्रिकेटर के जर्नी में ना वो मकाम आता है जब आप, यू हैव टू थिंक अबाउट हैंगिंग योर बूट्स, राइट? एंड आई थिंक रोहित शर्मा, इवन विराट, अश्विन, बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स जो है, लेकिन विराट की जहां तक आपने बात करी ना, अभी वो खेलेंगे।
उनमें आई थिंक थोड़ा सा फोकस आउट हो जाता है, या पता नहीं उनको स्टिमुलेट नहीं फील करते हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। अदरवाइज जब वो आदमी चाहे ना, आज भी उसकी जो फिटनेस है वो बोल के 100 मार सकता है। पर्थ जैसी डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर कोई फॉर्म नहीं थी कोहली, आया हंसी हंसी 100 मारा। हाँ, ये तो खैर बाबर आजम की तरह है ना, बाबर आजम भी ऐसे कभी भी जब there are good days and then there are bad days. सुशांत, बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती रहेगी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह जब कोई रिजल्ट आता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो वो भी हम देंगे। याया हुसैनी एंड सुशांत मेहता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई यही बात है कि क्रिकेट की जब भी बात हो ना, खून जो है ना वो सर पे चढ़ता है। बट अब हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एमडी कैट एग्जाम्स का क्या हुआ और ये डिले क्यों आया, इस पे तफसील से बात होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं एमडी कैट एग्जाम्स की। बिल्कुल, अदालती अहकामात पर सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनकाद किया गया, और एमडी कैट टेस्ट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त इनकाद किया गया। इनका एमडी कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवारों ने शिरकत की। अच्छा, सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने की हिदायत की गई थी। IBS सक्खर के मुताबिक पर्चा 200 सवालात पर मुश्तमिल था, जिसका दौरानिया 3.5 घंटे था। अच्छा, इत्तलात ऐसी आ रही हैं, इत्तलात के मुताबिक पर्चा 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ वाइस चांसलर IBS सक्खर यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ शेख साहब हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, पिछली बार एमडी कैट की बड़े मसाइल हमने देखे। सबसे पहला तो हमारा आई मीन दिस ईयर इट वाज मच बेटर, और बड़े स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया। सर, पेपर आउट कैसे होता है, ये कहाँ से आउट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, उस पर ज़रा बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब पेपर कहाँ से आउट होता है तो जो करते हैं उनको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया 25 अक्टूबर को जी, और कहा गया कि जी ये जिम्मेदारी कराची IB और सक्खर IB मुश्तरका तौर पे निभाएं, और पूरा कराची जो है वो कराची IB देख ले, बाकी सिंध के जो तमाम शहर हैं वो मुझे कहा गया सक्खर IB को। उस पर कराची IB रिफ्यूज़ड इन राइटिंग, और क्योंकि मैं सीबा टेस्टिंग सर्विसेज का CEO भी हूँ, और ये सीबा टेस्टिंग सर्विसेज जो है ये सब्सिडरी कंपनी है सक्खर IB यूनिवर्सिटी की, जो सन 2015 में बनाई गई थी अंडर सेक्शन 42 ऑफ SECP। और हम तो टेस्ट करवाते आए हैं मुख्तलिफ महकमों की, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट के कुछ महकमे भी हैं, और माजी के 9 सालों में जो टेस्टें कराई हैं उसमें कभी भी एक मरतबा भी कोई उंगली नहीं उठेगी और इस तरह की बातें कि पेपर लीक हुआ। तो मैंने फिर बीइंग अकेडमिशियन, देखें बच्चों का मुस्तकबिल है, उनका एकेडमिक कैलेंडर डिले होता है। अगर ये टाइम पे रिजल्ट आ जाता है इस टेस्ट का, तो बच्चे इस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर का मिड टर्म दे रहे होते हैं। हम वाइस चांसलर्स या एकेडमिशियंस कोशिश करते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक कैलेंडर के साथ कनेक्ट कर दें। बड़ी मुश्किलों से 10-10 दिन करके वहाँ पर लाते हैं, और इस तरह का सानिया हो जाता है, और फिर 2 महीने और डिले हो जाता है। खैर, जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो सक्खर IBA यूनिवर्सिटी की और सीबा टेस्टिंग सर्विसेज की टीम पर मुश्तमिल मैंने अपेक्स कमेटीज़ बनाई, सुपरवाइजरी कमेटी बनाई। हमने पहले दिन से ही ये तहैया कर लिया था कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा। जब इंसान की नीयतें पाक हों और एहतियात के तमाम तकाजे समझदारी के साथ किए जाएँ तो पेपर क्यों आउट होगा। मैंने 15-20 दिन पहले से मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आ रहा था, मैंने तो पूरे सिंध के बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ हलफ उठा लिया कि मैं पेपर आउट नहीं होने दूंगा। आखिरी 2 रातें नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोया 48 घंटे, मेरी पूरी टीम नहीं सोई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अपनी पूरी सक्खर IBA यूनिवर्सिटी और सीबा टेस्टिंग सर्विसेज की पूरी टीम का। ये मेरे वो जेम हैं, वो हीरे हैं जिनके बगैर मैं अकेला ये टेस्ट नहीं करवा सकता था। बिल्कुल सर, ये बताइए कि जो पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ, फिर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी ये ऑब्जर्वेशन आई और अपने फैसले में उन्होंने लिख दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ थे ये टेस्ट। इस बार आप कह रहे हैं आपने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन बड़े सवालात लोगों के ये हैं कि पहले जो कुछ हुआ उसमें नंबर्स जिस तरह दिए जाते थे,
वो आपके मैट्रिक के और इंटर के बेस पे भी नंबर्स वो कम्युलेटिव होते हैं, उसके बावजूद 98% लोग ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, तो ये कैसे, ये सब कुछ कैसे हो जाता था और इसको आपने कैसे फिर फिल्टर किया है अब जो टेस्ट? देखिए जी, अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है और बच्चों के पास पहले पहुंच जाता है, कुछ बच्चों के पास, और उनको आंसर की भी मालूम होती है, तो 200 में से 196, तो मेरे ख्याल में बच्चों की गलती है कि वो 4 क्वेश्चन मिस क्यों किए। कैसे मिस हो गया? हाँ। सही। अच्छा जी, हमारे अपने पेपर के हवाले से मैं बता दूं कि हमने इसको डे 1 से सिक्योर किया था। उसमें 8 लेयर सील्स के थे, जो आपने अभी फरमाया कि उनको बिल्कुल सील किया गया था। और जिस कमरे में ये, मैंने आउटसोर्स कोई चीज़ नहीं होने दी थी, हर चीज़ सखर IBA यूनिवर्सिटी में अंदर हुई थी, और उस कमरे से वो कागज़ का टुकड़ा बाहर नहीं निकलने दिया था। वो बहुत उसमें चेक्स हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा, मगर वो 8 सीलें जब कल मैंने अपने जर्नलिस्ट दोस्तों के सामने ओपन की कराची में NED यूनिवर्सिटी के सेंटर पे, तो उन्होंने ये कहा कि इतनी हिफाजत तो डॉलरों की भी नहीं होती, ये आपने इसको किस तरह से संदूकों दर संदूकों में पैक किया है। अब जब वो पेपर बच्चों के पास जाएगा, और जो तालीमी निसाब PMDC ने हमें राइटिंग में दिया था, उससे आउट भी नहीं होगा, तो वो हकीकी बच्चे जो पढ़ के आए हैं और जितने सवालात उनको आएंगे, तो ये 196 तक तो नहीं जाएगी बात, ये एबनॉर्मलिटी होती है। हाँ, जो बेस्ट बच्चे होते हैं, हो सकता है वो 170 तक भी चले जाएं, 75 तक भी चले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, पैरेलल सिस्टम क्यों? ये लोग ये भी कहते हैं ना कि जो ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है टेस्टिंग का और सारी चीजें, उसी को आप उसको कंटिन्यू, आप ये क्यों एक पैरेलल सिस्टम आ गया, फिर उसको एक स्ट्रक्चर करना, उसका बड़ी मुश्किल। अब ये तो फैसला जी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की गवर्निंग आप क्या बॉडी समझते का हैं? है। आपकी मैं ये समझता हूँ कि देखें, इंजीनियरिंग की भी तो टेस्ट होती है ना, हर यूनिवर्सिटी खुद कराती है। मैंने अर्ज़ किया कि या सखर IBA यूनिवर्सिटी में हमारी एंट्री टेस्ट होती है, हम खुद करवाते हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी अपनी ये मेडिकल की टेस्ट खुद भी करवा ले, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है और कोई नॉट डूएबल वाली चीज़ नहीं है। मगर ये फैसला जो है, ये PMDC को करना है। मैं बजाते खुद इस नज़रिए का हूँ कि इस टेस्ट को भी एक आम टेस्ट की तरह लिया जाए, जो यूनिवर्सिटी की टेस्ट होती है। और दूसरा, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इसको ऑटोमेटेड तरीके पे ले जाएं। कंप्यूटर्स में आप देखें, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल जी हाँ सर, 2 घंटे डिले हुआ ये एग्जाम, उसकी क्या वजूहत थी? अच्छा, ये डिले नहीं हुआ था बेसिकली। आप, मेरा जो पहला प्रेस रिलीज था, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग टाइम लिखा था कि 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम। उसकी वजाहत ये की थी कि रिपोर्टिंग टाइम वो है जिस पे हम बच्चों को उस टेस्ट के वेन्यू की गेट से अंदर आने की इजाज़त देंगे। अब आप खुद सोचिए कि 6268 बच्चे एक सेंटर पे कराची के थे। अब 8:30 बजे क्यू लगी हुई है रोड के बाहर, और मैं एक एक करके उन बच्चों को ना सिर्फ उनकी शनाख्त को वेरीफाई करा रहा हूँ, उनकी मेटल डिटेक्शन हो रही है, उनकी सिग्नल डिटेक्शन हो रही है, उसके बाद वो बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो 6268 बच्चों को पास ऑन करके अंदर जाके उस पंडाल के अंदर अपनी सीट तलाश करके बैठने में इतना टाइम लगता है। दैट इज नंबर 1। टेस्ट का स्टार्टिंग टाइम हम इसलिए नहीं देते सीबा टेस्टिंग सर्विस में कि हमें एक ही टाइम पे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हमें एक ही टाइम पे वो टेस्ट शुरू करानी होती है, जिसका पर्चा अगर कहीं पर पहले शुरू हो गया, वो पर्चा किसी ने फोटो निकाल लिया, तो दूसरे सेंटर पे वो आउट हो जाता है। तो 8:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे वक्त के हिसाब से तकरीबन 30 मिनट लेट हुआ, मगर वो 30 मिनट का डिले इसलिए हुआ कि ये PMDC का जो टेस्ट है, इसमें मेजॉरिटी तकरीबन 70% हमारी बच्चियां थीं। और बच्चियों का जो है, वो किसी के पास हैंडबैग था, उनकी शनाख्त, और कुछ बच्चे कुछ सेंटरों पर ये थे कि हमने कहा था कि एडमिट कार्ड की स्लिप के साथ कोई भी एक डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट हमने डिटरमाइन कर दिए थे पहले ही प्रेस रिलीज में टेलीविजन चैनल्स के, वो लाजमी लाएं कि हम आपके फोटोग्राफिक वेरिफिकेशन कर लें। वो बच्चे नहीं लाए। अब वो बच्चे जब नहीं लाए और बेफाम ले आए, तो बेफाम से उस बच्चे की शक्ल का अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक्चुअल वही बच्चा बैठ रहा है जो है। और इसी तरह से मैंने कुछ सेंटरों पे कल इम्पर्सनेशन के केसेस भी, जी सर, 2 केसेस जी, 2 केसेस कराची में NED के जो वेन्यू था हमारा टेस्ट सेंटर का, वहाँ पर डिटेक्ट हुए। और उन बच्चों के खिलाफ, क्योंकि मैंने स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया हुआ था, जिसमें FIA भी, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, और हमने उन बच्चों पे जो भी कानूनी कार्रवाई थी हमने की।
डॉक्टर आसिफ, हमारी उम्मीद यही है कि आप लोगों की मेहनत ना सिर्फ आपकी टीम की बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी टीम्स हैं उनकी मेहनत रंग लाए और इस एमडी कैट के एग्ज़ाम को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे बच्चे अदा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ ये इशू है बच्चों के मुस्तकबिल से। मैं इसमें एक आखिरी जुमला कहता चलूं सर। कि अगर ये टेस्ट अगले 2 या 3 साल मुतवातर मेरिट और ट्रांसपेरेंसी पे होगा तो ये जो माफिया है, जिसको माफिया का नाम दिया गया है, अब वो कौन है? ये वही लोग हैं जो गरीब बच्चों को उनसे पैसे हथियाने के लिए उनको अप्रोच करते हैं और वालिदैन उनको पैसे देते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए और अगर ये जिम्मेदारी सखर IBA को अगर दी गई तो मैं वाज़ेह कर दूं उन माफिया को कि दूर चले जाओ। जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और अपनी मिसाल आप होते हैं। यहाँ पर भी एक कारनामा, ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने। हमने सोचा कि उसकी बात करते हैं और जिन्होंने ये किया है वो भी हमारे साथ है। तो हुआ कुछ यूँ कि महकमा सेहत सिंध के मातहत बच्चों के सबसे बड़े मरकज़ सेहत के डॉक्टर्स ने नौशेरो फिरोज से ताल्लुक़ रखने वाली 2 माह की धड़ जुड़ी बच्चियों का कामयाब ऑपरेशन किया। ये देखिए, अभी आप मनाजिर भी देख रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बच्चियों की सेहत बेहतर हो रही है। 10 घंटे तवील ऑपरेशन ये हुआ है और इसमें NICH, NICVD और SICH के माहिरीन ने हिस्सा लिया है। और डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर सदल के मुताबिक बच्चियों की सेहत बेहतर है। बच्चियों के वालिद का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है जो कराची में रिक्शा चलाते हैं। नायला और शुमाइला 10 सितंबर को कराची के इलाके गोदरा के एक निजी अस्पताल में पैदा हुई और देखिए आप कैसा कामयाब ऑपरेशन किया। तो ये डॉक्टर्स जिन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है जी वो हमारे साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे खास मेहमान हैं, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद अनवर मौजूद हैं, डॉक्टर नाइमा मौजूद हैं, डॉक्टर तूबी मौजूद हैं और डॉक्टर गनीउर रहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत ही मुबारक हो आप लोगों को कि इतना अमेजिंग ऑपरेशन आपने किया। सबसे पहले तो डॉक्टर अनवर ये बताइए कि ये जो कंजॉइंट ट्विन्स होते हैं ये कितनी रेयर, एक पाकिस्तान में तो इतना हम नहीं देखते कि इतनी रेयर ये सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद जब आपके पास इनका केस आया तो आपने इसको कैसे किया और इतने सारे अमेजिंग डॉक्टर्स को जोड़ के ये किया आपने सेपरेशन उनका, तो ज़रा बताइए कैसा रहा ये? एक्चुअली हमारे पास 3rd डे ऑफ लाइफ पे ये बच्चियाँ आई थी और फिर हमने एक टीम बनाई प्रोफेसर नाइमा के अंडर में और फिर हमारे पूरे हॉस्पिटल को इन्वॉल्व किया। तो इनिशियल फेज़ के अंदर तो इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और पर्टिकुलरली छोटे बच्चियाँ जो होती हैं न्यूनेटल पीरियड्स में होती हैं तो उन्हें स्टेबलाइज़ किया और फिर डॉक्टर नाइमा ने उसकी सरपरस्ती में इस सारी चीज़ों को फिर हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया। फर्दर आपको डॉक्टर नाइमा इसके बारे में क्या किया। डॉक्टर ये बताइए कि इससे पहले क्या ये हो चुका है कोई कामयाब ऑपरेशन और ये कितना मुश्किल था आपके लिए? बड़ा एक टास्क था। देखिए जो कंजराइल ये हैं कंजॉइंट ट्विन्स ये होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं और रेयर अनॉमलीज हैं। इसका इशू सबसे बड़ा ऐसा नहीं कि हमारे पास भी आए हैं कई दफ़ा और ऑपरेट भी हुए हैं, बट उनका इशू ये है कि वो सरवाइव नहीं करते। उनकी डेथ आइदर इंट्राऑपरेटिव हो जाती है या जस्ट पोस्ट ऑपरेटिव में हो जाती है। कुछ तो मैनी ऑफ दैम जो है ना वो बिफोर सर्जरी ही एक्सपायर हो जाते हैं। सो इनका सर्वाइवल बहुत कम है। इशू ये होता है कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ या पाकिस्तान से पहले नहीं हो चुके हैं पाकिस्तान से पहले भी 1 2 3 4 ऐसे हैं जो कि हो चुके हैं, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। हमारे सिंध प्रोविंस में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव डन। मुश्किल यस सर्जरी मुश्किल होती है, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल इसकी तैयारी। सो जैसे कहा ना कि न्यूनेटल लाइफ में बचते नहीं। न्यूनेटल लाइफ मतलब है शुरू के पैदा होने के बाद वो बचते नहीं है। सो वो वाला वक्त जहाँ पेरेंट्स को बहुत डिस्ट्रेस होती है कि जी इसको तो निकाल दें, अलग कर दें, हमारे लिए बहुत इश्यूज़ हैं।
उस वक्त उनको बचा के रखना, उस वक्त उनको ये समझाना कि नहीं ये तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने छोटे बच्चों में इमेच्योर होते हैं, उनकी जो उनके जिस्म के अज़ा होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनको निकालना सेपरेट करना बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। राइट। सो इसीलिए हमने ऑलमोस्ट 2 महीने 2-2.5 महीने उनको अपने अस्पताल में रखा, उनकी हर तरह से निगहदाश्त की, और जब वो इस काबिल हो गए कि उनकी सर्जरी की जा सकती है तो हमारी टीम, मैं ये कहती हूँ कि टीम थी, एब्सोल्युटली, एक NICH की, और जब मैं कहूँगी हमने यकीनन जो सपोर्ट ली, हमने सपोर्ट ली क्योंकि एक सीनियर हमारे प्रोफेसर हैं SICHN के डॉक्टर ज़फ़र नज़ीर साहब, उनकी मदद हमारे साथ थी थ्रू आउट दिस प्रोसीजर। एंड उसके बाद हमारे पूरे NICH की टीम, मैं किसी एक को नहीं कह सकती, मैं रेडियोलॉजिस्ट से कह सकती हूँ, Right. मैं एनेस्थेटिस्ट, हर एवरीवन कोई वाज इन्वेस्टेड था। इट्स अ टीम वर्क, बिल्कुल। इट्स अ कंप्लीट एब्सोल्यूट टीम वर्क। डॉक्टर तुबी, आप ये बताइए कि ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में जब ये इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो जैसे डॉक्टर नाइमा ने कहा कि कभी होता है कि ऑर्गन्स किसी को ज़्यादा पावरफुल मिल जाए, किसी एक बच्ची को कम। इन दिस केस, पर्टिकुलर केस, ऐसा कुछ है कि जहाँ पे आपको लगता है माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उनको बहुत लंबी उम्र दे, सेहतयाब ज़िंदगी दे, कि एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, एक की सेहत थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा दूसरी की? तो इनिशियल जो हमारी 2 मंथ्स की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें हम यही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि हम कितना सेफली ऑर्गन्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी जो ऑर्गन शेयर हो रहा था वो लिवर था। Right. द गुड थिंग वाज दैट बोथ द बेबीज हैड सेपरेट लिवर्स, How nice. और वो एक ही जगह से कनेक्टेड था। Right. तो हमने उसकी इवैल्यूएशन की, और पेरिकार्डियम जो दिल के ऊपर झिल्ली होती है वो मिली हुई थी इन दोनों की। तो हमने यही इवैल्यूएशन की कि हम जब सेपरेट करेंगे तो क्या दोनों बेबीज़ को इक्वली लिवर मिल सकता है, विच वॉज पॉसिबल इन दिस केस। तो ही फिर हमने आगे फर्दर इसको लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह सेफली सर्जरी में इक्वली दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ डॉक्टर गनी, आप बताएं कि सर्जरी तो सही हो गई, सक्सेसफुल हो गई, अब आने वाली ज़िंदगी जो है इन बच्चियों की बिल्कुल नॉर्मल और इनके लिम्स बिल्कुल सही ग्रो करेंगे जिस तरीके से होता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल सही ग्रो करेंगे ये, और इनकी नशोनुमा ऐसे जैसे आम लोगों की होती है, लेकिन इनकी विज़िट्स जो है हमारे पास ये होती रहेगी, और हम हर महीने के बाद या 2 महीने के बाद या हफ्तों के बाद उनको इवैल्यूएट करते रहेंगे। राइट। और कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर सर जुड़े हुए हों तो फिर ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ मोटिवेशन ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास ये था कि लिवर जुड़ा हुआ था, स्किन जुड़ी हुई थी, और पेरिकार्डियम जुड़ा हुआ, जैसे डॉक्टर बी ने बताया। सो इनको सेपरेट करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुमकिन है। कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं इसमें जो मुमकिन ही नहीं होता सेपरेट करना, तो उनमें ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, फिर हम वहाँ पर सेपरेट भी नहीं करते क्योंकि हमें लाइफ बचानी है बच्चों की। कभी ये होता है कि फिर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी एक को बचाएं राइट। या दूसरे को बचाएं, तो वहाँ पर हमारे पास मसले मसाइल होते हैं। यहाँ पर जो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, जो हम कहते हैं गुड लक थी, कि दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छी हैं, सेफ हैं हर तरह से। डॉक्टर अनवर, ये जो को जॉइंट बच्चे होते हैं, कंजॉइंट, ये ऑब्वियसली बेली में भी आपको नज़र आते हैं जब आप स्कैन करते हैं, तो उस वक्त एक माँ का और एक डॉक्टर का जो पारा होता है पेशेंट्स का और काउंसलिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। जी जी, वो बहुत ज़रूरी होती है, और पर्टिकुलरली इन ऐसे बेबीज़ अगर डायग्नोज हो जाए तो उनको हमेशा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ही डिलीवर कराया जाता है, Right. और अमूमन सिजेरियन सेक्शन से ही डिलीवर होती है। और फिर द हॉस्पिटल जहाँ पे बाद में बच्ची की केयर होनी है, उसे पहले से ही प्लानिंग हम स्टार्ट कर दी थी। बट इन दिस केस अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये 3rd डे पे आए थे, और हमें बिफोर इनका बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, मगर देन वी टुक चैलेंज दैट, और फिर हमने इनके लिए एक अलग से आइसोलेटेड रूम बना लिया, राइट। जहाँ उनकी पूरा 1 महीना उनकी केयर की गई। इस दौरान हमने डिफरेंट सेशंस अपनी टीम के साथ डिस्कस किए, और जिसमें हमारे इंटेंसिविस्ट थे डॉक्टर मुर्तज़ा, न्यूरोटोलॉजिस्ट थे डॉक्टर हनीफ, डॉक्टर नवीद, इन सब की टीम्स थी। बड़ा पूरा ही focus बड़ा हमने unusual बड़ा case और मसीहाओं की एक unusual। ज़बरदस्त जो है ना, हम बिल्कुल। इस वक्त एफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर नाइमा, इस ऐसे ऑपरेशन के लिए, एक तो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इतने लाखों रुपए लग जाते हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और जो ये वालिद हैं वो चिंची चलाते हैं, तो ये सपोर्ट कहाँ से मिला, ये रिसोर्सेज कहाँ से मिले? देखिए,
सपोर्ट रिसोर्सेज यस हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि हमसे बार बार कह रही हूँ सर्जरी सिर्फ नहीं है, उनको थ्रू आउट लेना, पहले सर्जरी से पहले प्रिपेयर करना है, पोस्ट सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप पीरियड में उनकी जो नीड है आईसीयू केयर, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की सपोर्ट जितनी हमें मिलनी होती है वो मिलती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, वो सब जगह बच्चों के जैसे मिलती है, बट दे नीड एन एक्स्ट्रा सपोर्ट। सो जो एक्स्ट्रा सपोर्ट थी वो मेजॉरिटी ऑफ दैट हमारे अपने रेजिडेंट्स, अपने डॉक्टर्स, अपने फैकल्टी मेम्बर्स ने अपनी ज़कातें निकाली हैं, एंड दे यूज़ दैट एवरीथिंग के हमें करना है काम। एंड यस मैं अपने डायरेक्टर का बहुत NICH का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी भी पूरी सपोर्ट हमारे पास थी। हमने उनसे जो चीज़ मांगी कि सर जी हमें ये चाहिए, एंड ही ट्राई टू मैनेज दैट, जैसे वो फैसिलिटेट करा, जितना हमने मांगा उन्होंने हमें दिया। तो यस इंतज़ामिया ऑफ द हॉस्पिटल, द डॉक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, दे ऑल वर्क टुगेदर एंड देन वी गेट दिस। जी, गुलाम मुस्तफ़ा जो उन बच्चियों के फादर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा उनके तासुरात जानते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपके जी डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? आपकी बच्चियों की ज़िंदगियाँ बच गई हैं माशाल्लाह, उनकी परवरिश करेंगे आप, उनको हंसता खेलता देखेंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है, हर बाप का यही मतलब कोशिश होता है बच्चों का खुश रखना। बाकी माशाल्लाह अल्लाह के हाथ में इंसान तो कोशिश कर सकता है, हम भी इंशाल्लाह यही करेंगे। अभी तो आपको दिखाने के लिए ये बिल्कुल आ रहे थे, माशाल्लाह बच्चे भी बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि देखिए शुक्रिया तो अदा करना मुश्किल है, आपकी वाइफ कैसा क्या फील कर रही हैं और डॉक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने काम किया है? माशाल्लाह डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, हमारा बहुत साथ दिया है, डॉक्टरों ने बहुत साथ दिया है। और आपकी बेगम, आपकी वाइफ क्या सोच रही है? आपकी बेगम क्या सोच रही है, एहलिया आपकी? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल, वो भी ज्यादा खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। जबरदस्त, हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने अच्छा कर दिया, जिंदगी बना दिया। बिल्कुल, तो हम ये खुद माशाल्लाह रक्षा चलाते हैं, खुद एक गरीब इंसान है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, देने वाला अल्लाह का ज़ात है भाई। राइट जी। ये खास बात ये है कि एक ऑर्डिनरी इंसान, एक आम शहरी की फैमिली जो है खुश है। डॉक्टर टूबी ये बताइए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही है। हाँ। डॉक्टर टूबी ये बताइए, आने वाली ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इन बच्चियों को देखनी चाहिए या इनके वालिदैन को ऑब्वियसली इनके लिए ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हों या विद इन द बॉडी एट्रीब्यूट्स हों? अभी करंटली तो इनका वुंड है बहुत बड़ा मिड लाइन, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं टिल इट कम्प्लीटली हील्स अप। तो उसमें तकरीबन 4 to 6 वीक्स लग सकते हैं। उसके बाद फिर जितने इनके बॉडीली फंक्शंस हैं, जैसे लिवर सेपरेट हुआ है तो उसकी ग्रोथ अब कैसे होती है, आगे जाके LFTs लिवर फंक्शंस कैसे रहते हैं, बाकी न्यूट्रिशनली ये कैसे डेवलप होती हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि बाकी ऑर्गन्स दोनों थे, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह थी। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन लिवर के लिए और न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए हम इनको देखेंगे। तो 4 हमारे ये सुपर हीरोज क्या कहेंगे अब, वन बाय वन जरा आप कमेंट कीजिए, जरा आप कोई मैसेज आप देना चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी कि वी डिड इट इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल एंड सक्सेसफुली होल ऑफ आवर हॉस्पिटल टीम ने बड़ा एफर्ट की बेबीज के लिए और अल्टीमेटली बेबीज विद सर्वाइवल। वी आर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में हमारी भी कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट, और बस सपोर्ट होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज है ना तो वी कैन प्रूव आवरसेल्फ बेटर देन। आप क्या कहेंगे? हमारा एम यही था कि कॉन्जॉइंट ट्विंस तो पैदा होते रहेंगे, कभी भी किसी को इस सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर ना जाना। हमारे पास आपका मैसेज? सबसे बड़ी बात जो है वो टीम वर्क है जी। तो हमें इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि सारे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे और हमें मतलब इसमें आखिर तक पहुंचाने में मतलब। लेकिन सर आपने तो सबसे जरूरी काम किया ना, बेहोशी वाला, वो बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच। एक हमारा दिल फख्र से ऊंचा है, और जैसे डॉक्टर तूबी ने कहा कि ऐसा एक अमेजिंग टीम पाकिस्तान में हो कि पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े किसी। गुलाम मुस्तफ़ा आपका भी बहुत शुक्रिया, और ऐसी हंसे खेलें, अपनी जिंदगी जिए खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ। जी
तो जी अब ब्रेक का अब ब्रेक वक्त लेना बिल्कुल। होता है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास स्टूडियो में जी एक कुछ पॉलिटिक्स की भी खास- बात होगी जनाब। नहीं, पॉलिटिक्स की बात होगी, कुछ कराची के मसाइल की बात होगी। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी में जो ये पॉलिटिकल फैसले लिए जा रहे हैं उसमें बड़ा अहम किरदार है उनका। तो कौन है हमारे साथ, सरप्राइज रखते हैं? सरप्राइज रखते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। वेलकम बैक। कुछ पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जनाब। तमाम ही जमातें एक दूसरे से मुलाकातें कुछ तेज़ हो गए, राब्तों का सिलसिला। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं। क्या होने जा रहा है मुमकिन तौर पर, सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी के कैंप में क्या चल रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, और मेयर कराची भी है। लेकिन ज़्यादा हम फोकस अभी पॉलिटिक्स पर और पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी इस पर बात करेंगे। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल तो यही कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद की हवाएं फ़ज़ाएँ क्या कह रही हैं इस वक्त, क्या मुलाकातें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुहैब, इस्लामाबाद की ख़ास बात यह है कि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, और अच्छी बात है कि कैपिटल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। सियासी राब्ते किसी भी जमहूरी सियासी निज़ाम के अंदर बड़े ज़रूरी होते हैं। जितनी ज़्यादा मशावरत का अमल, डिस्कशन का, डिलिब्रेशन का अमल सियासी जमातों के दरमियान रहेगा, उतनी ज़्यादा हम पॉलिटिकल सर्टेनिटी अपने मुल्क में पैदा कर पाएंगे। और पॉलिटिकल सर्टेनिटी का कहीं ना कहीं इकॉनमी के साथ एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि रवाबित हमेशा कायम रखने चाहिए। और अच्छी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी इसके अंदर उसका फोकस ये है कि वो हुकूमत ऑपोजिशन के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करे। नून लीग, JUI हो गई, हम तो कोशिश करते हैं कि PTI के दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू शुनीद करें ताकि मामलात को ऐसे अंदाज से अवाम के बेहतरीन मफाद में हल किया जा सके। राइट सर, ये बताइए पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या मौजूदा हालात में नून लीग को गुड बाय भी कहा जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं सरवत, इस तरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात FS पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनकंडीशनली गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट किया था मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और हमने कोई हुकूमत या कोई वजारत नहीं ली नून लीग के साथ। हम अनकंडीशनल इस सोच के साथ कि नून लीग अपना जो भी मंशूर है उसको इम्प्लीमेंट करे और पार्लियामान को हम मजबूत करें, मुस्तहकम करें, आइन की बालादस्ती की बात करें, और जहाँ पे कोई तफरीक हो, जहाँ पे कोई ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को साथ लाने में अपना किरदार अदा कर सके। तो एज सच कोई हमारा इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि हम इस तरह का कोई फैसला करें। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होता है चूँकि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ अपनी राहें जुदा कर ली हैं या करना चाह रही है। right. जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन जिसकी बाज़गश्त है वो कौमी हुकूमत का क़याम है, क्योंकि देखिए मुल्क की मईशत भी कोई आइडियल नहीं चल रही है और बड़ा मुश्किल लोगों के ऊपर वक्त आया हुआ है, महंगाई के हवाले से भी देखा जाए, और वैसे भी सियासी टर्मोइल भी अपनी जगह मौजूद है, फ्रेगमेंटेड है। मौलाना साहब अपनी बात करें तो ऐसे मौके पर कौमी हुकूमत की जो बात निकली है, क्या इसमें कोई वज़न है, कोई जान है, इस पर कोई काम हो रहा है? और बिलावल भुट्टो जरदारी क्या ड्राइविंग सीट संभालेंगे इस सिलसिले में? देखिए, कौमी हुकूमत का तस्करा तो मेरे ख्याल में पिछले कोई 77 बरसों से चल रहा है इस मुल्क के अंदर। जब सियासी निज़ाम आता है तो बिलखुसूस ये गुफ्तगू कर दी जाती है कि अभी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, कोई कौमी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन आपने देखा है कि 2002 के बाद तसलसल के साथ जो जमहूरी निज़ाम है वो चलता आ रहा है। इलेक्शंस होते हैं, हुकूमत के साथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, तो इसलिए मफरूज़ों के ऊपर मैं बात करने पर बिलीव नहीं करता। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उनकी हुकूमत इस वक्त काम कर रही है। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इकनॉमिक चैलेंजेस बहुत सारे हैं पाकिस्तान के लिए,
और ये इकोनॉमिक चैलेंजेस किसी हुकूमत के लिए नहीं है, हम सब पाकिस्तानियों के लिए हैं। बिकॉज अगर हम अपनी इकोनॉमी को ठीक कर पाते हैं, मामलात को हल कर पाते हैं, तो उसका फ़ायदा जो है वो हम सबको होगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी पिछले चंद माह में, चंद हफ्तों में हुई हैं। इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली नीचे आ रही है, जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें कमी आई है, आपके स्टॉक मार्केट जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेस के अंदर अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सियासी अफरा तफरी है उसके अंदर हम अपने मुल्क का जो ये मुस्बत चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। बिलावल साहब ने बार बार ये बात कही है कि हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए और जो कमी कोताहियाँ खामियाँ हैं उनको एड्रेस करते हुए मामलात को हल करना चाहिए। मुर्तज़ा साहब, इसमें एक जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस सारे सिस्टम की। सियासत की बात की जाए और उनके जो सपोर्टर्स हैं उसकी, उनको एक पेज पर लाना, बैठने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, ये एक सबसे बड़ा टास्क होगा। तो क्या आपके चेयरमैन इसको इनिशिएट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पीटीआई से राब्ता होगा? आपने इस सवाल में अपने पिछले सवाल का खुद जवाब दे दिया, जब आप खुद कहते हैं कि एक सियासी स्टेक होल्डर जो है वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो आप मुझे बताइए कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? बुनियादी इशू ये है कि इस मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल मसल क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल इंगेजमेंट पे, पॉलिटिकल डायलॉग पर बिलीव नहीं करती, चाहे वो उनके ऑपोजिशन के दिन हो, चाहे वो उनके हुकूमत के दिन हो। मैं चाहूँगा ये कि आपके चैनल के तवज्जुह से इस बात पर जोर दूँ कि देखिए, हुकूमतें आनी जानी हैं, शख्सियात आती जाती हैं, मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होता, आवाम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें अपने सियासी डिफरेंसेस को पाकिस्तान से ज़्यादा फोकियत नहीं देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल निज़ाम में आपको पॉलिटिकल इंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट करेंगे उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, उसका फ़ायदा उनको भी होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के सियासी जमहूरी निज़ाम को भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने, अगर आप रिकॉल करें, खान साहब वज़ीर आज़म बने थे 2018 में, उस ज़माने में जरदारी साहब ने उनको कहा था आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं, आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी हुकूमत है, हम अपोजिशन में मिलकर बैठ के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको क्रॉस करने की, उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उस ज़माने में हमारी बात को नहीं सुना। जब ये लोग हुकूमत से ऑपोजिशन में आ गए, उसके बाद बिलावल साहब ने पार्लियामान में कई बार ये कोशिश की, वो ऑपोजिशन बेंचेस तक उठ के गए और कहा कि आइए मिलकर कौमी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, कानूनी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उनकी जो कौमी असम्बली की लीडरशिप है, शायद वो तो इस बात पर इत्तफाक करती है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब वो अपने लीडर से जाके गुफ्तगू करते हैं, लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम तातुल का शिकार हो जाते हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल एंड पॉलिटिकल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट टेक प्लेस, एंड पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल है। बिल्कुल। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये भी बताइए कि फैसल वाडा जो आप पॉलिटिकल डायलॉग कह रहे हैं वो करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आजकल, उनका सियासी मिशन क्या है? बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई, उनकी किन बातों, उमूर पर बातें हुई, तो उसके बारे में भी ज़रा बताइए। वो फैसल वाडा साहब बड़े प्लेजेंट शख्सियत के हामिल हैं, वो हमेशा रवाबित को कायम रखते हैं। इसी हवाले से उनकी बिलावल साहब से भी मुलाकात हुई है, कल गालिबन वो मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी मिले थे। तो फैसल वाडा साहब, आई डोंट नो उनका क्या इस वक्त मकसद है, वो क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर बेहतर जवाब तो फैसल वाडा साहब ख़ुद दे पाएंगे। लेकिन मेरा एज आई सेड मानना ये है कि कोई एक फ़र्द ये काम नहीं कर सकता, हमें तो इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो ना नून लीग के हैं, ना पीपल्स पार्टी के, ना तहरीक इंसाफ के हैं।
वो चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं और हम सबको इस हवाले से मुश्तरका कोई ना कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। और फैसल वाडा साहब के लेवल पे ये चीज़ हो नहीं पाएगी। आई थिंक जो पार्टी मेन पार्टीज की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनको अपना किरदार अदा करना होगा। जी वैसे मुस्तफा साहब, फैसल वाडा अचानक बड़े प्लेजेंट बन गए शख्सियत, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी और MQM के लिए भी, सबके लिए बड़े काबिल कबूल हो गए। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम ये है, इसलिए कोई कौमी हुकूमत मेरे लिए ज़ुहैब जी 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 फरमाइए। ज़ुहैब, मेरा फैसल वाडा साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मैं हमेशा से उनको एक प्लेजेंट शख्स मानता हूँ। कभी कभार शोला बयानी वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर एक प्लेजेंट आदमी है। और बिल्कुल हमारी दुआ ये कि अल्लाह करे ये रिश्ता जो है आपका, ये तासुर उनके बारे में ऐसे ही रहे। अच्छा ये कहिएगा मुर्तज़ा साहब, नहीं मेरा रिश्ता ठीक है सही, हाँ यानी अल्लाह करे, हम तो दुआ करें। अच्छा एक सवाल ये कि देखें जब फैसल वाडा ये बात करते हैं ना कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, फिर वो जो डी चौक वाला मामला है इस पर भी फैसल वाडा ने खुलकर कहा कि हुकूमत ने सही तरह टैकल नहीं किया है, ना अहल ये सब कुछ, ना मतलब ये कोई काम नहीं कर पा रहे। तो इससे तासुर ये मिल रहा है, और जहां से वो बात कर रहे हैं उनके बात में जो वेटेज है उसके बारे में मुझे कुछ एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि क्यों इतना ज़्यादा वो जो बात करते हैं इतनी पुरवजन बात होती है आजकल। तो इसलिए कौमी हुकूमत की बात चल रही है कि कोई अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है ताकि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आए। इस पर क्या कहेंगे आप? ज़ुहैब, मैं अपने पहले जवाब को फिर दोहराना चाहूँगा। मैं समझता हूँ ये कोशिशें माजी में भी की गई हैं। अगर आप रिकॉल करें, जब 2013 के इंतखाबात हुए थे और ख़ान साहब ने धरना दिया था, उस ज़माने में भी कौमी हुकूमत की बात की गई थी। फिर जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस में हटाया तब भी कौमी हुकूमत की बात की गई। 2018 में जब खान साहब वज़ीर आज़म आए तब भी कौमी हुकूमत की बात की। अभी जब ये 2023 की असम्बली ख़त्म हुई तो फिर कौमी हुकूमत की बात की जा रही थी। तो ये गुफ्तगू तो बार बार होती है, लेकिन ये कैसे बनेगी, इसके दायरा कार क्या होगा, इसका लीगल बेसिस क्या होगा, कैसे वो कंसेंसस बिल्ड होगा, मैं समझता हूँ इट इज़ टू अर्ली फॉर एनीवन टू कमेंट। एंड मेरा ख्याल में इट्स टू प्रीमेच्योर ऑफ एन आइडिया फॉर मी टू कमेंट राइट नाउ। जी, लेकिन विंडो आपने बहरहाल ये ओपन रखी हुई है। अच्छा ये कहिएगा कि हुकूमत ने, अब यही डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं जिसमें फैसल वाडा ने भी बात की है, हुकूमत ने जैसे एहतजाज को टैकल कर रही है, हुकूमत डील कर रही है ऑपोजिशन के साथ, आप समझते हैं ये सही रवैया है, जमहूरी रवैया है? पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी है ना जमहूरियत के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। तो ये रवैया ठीक लग रहा है आपको? ये जमहूरियत को तक़वियत देगा ये रवैया आगे चलकर भी ऑपोजिशन को अगर ऐसे डील किया जाएगा तो? देखें, मैं समझता हूँ दोनों साइड्स को लचक का मुजाहरा दिखाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की 50 साल अगर आप तारीख़ देखेंगे तो हमने राइट टू प्रोटेस्ट ख़ुद भी एक्सरसाइज किया, और जब हम हुकूमत में थे तो हमने हमेशा एहतराम किया है अपनी अपोजिशन की जमातों का कि वो प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन ज़ुहैब, कहीं ना कहीं हमारे इस निज़ाम के अंदर इज़्ज़त व एहतराम का फुक़दान हो गया है। एक ज़माने में सियासी जमातें जो हैं वो प्रोटेस्ट करती थी इशूज़ के ऊपर, वो तोहमतें नहीं लगाती थी, वो ज़ातियात के ऊपर नहीं उतरती थी, वो जलाओ घेराव नहीं होता था, सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। टारगेट ये नहीं था कि आप मुल्क को पैरालाइज खुदा न खास्ता कर दें। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि PTI को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनकी सियासत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मुल्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मुल्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अगर आप शंघाई समिट का इजलास अगर इस्लामाबाद में हो रहा होता है और आप कहते हैं हम अपना धरना देंगे, तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। अगर और सरबराह मुमलिकत पाकिस्तान का विज़िट कर रहे होते हैं और PTI कहती है कि हम इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलेंगे, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। अगर हर महीने एक ऑपोजिशन की जमात यही काम कर रही होगी तो मैं समझता हूँ ये भी चीज़ दुरुस्त नहीं है। PTI को ये सोचना चाहिए कि अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहती है, उनके पास कौमी असम्बली का फोरम है, उनके पास सेनेट का फोरम है, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, पंजाब की असम्बली में उनके बड़े तादाद में मेम्बरान मौजूद हैं, वो असम्बलीज़ का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो सड़कों पे आके एहतजाज करना चाहते हैं वो बिल्कुल एहतजाज करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी सड़क पर आके अपने दारुल खिलाफा को पैरालाइज कर दें, उसको बंद कर दें, दुनिया को ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश करें
कि हमने पाकिस्तान को पैरालाइज कर दिया है। मैं समझता हूँ ये कोई हुकूमत इस बात की इजाज़त नहीं देगी। तो अगर पीटीआई किसी जगह पर खड़े होकर एहतजाज करना चाहती है, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा और पीपल्स पार्टी इस हवाले से हुकूमत को भी कायल कर सकती है कि जी उनको एहतजाज करने का हक हासिल है। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी के पीपल्स पार्टी कभी इस बात को गवारा नहीं करेगी कि किसी शख्स की खातिर, किसी को रिहा करने की खातिर आप पूरे मुल्क को बंद कर दें, जलाओ घेराव करें, सरकारी या प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई अपने मकासद के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाए। राइट मुर्तज़ा साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है एंड मूविंग फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि हमारी सिंध में अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान में हमारी एक कोalition गवर्नमेंट है। हम बहैसियत सियासी जमात जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे लोग हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वफाक के लेवल पे, एक लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म है जिसको हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हमारे साथ आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि उन चैलेंजेस को अबूर करने के लिए हम सबको मुत्तहद होकर कौमी नैरेटिव पेश करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ इकोनॉमिक चैलेंजेस है। जी 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 मुर्तज़ा, अच्छा अब ये तो सियासत की बात होगी और बड़ा हैपनिंग सियासत के हवाले से रहा। आपको यकीनन आप तर्जुमान भी हैं और वो 26वीं आईनी तरमीम में भी आपका किरदार बहुत बड़ा अहम रहा। लेकिन दूसरी तरफ कराची के मेयर भी हैं आप, और कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, इस पर बड़ी शिकायत भी होती है, सड़कों की सूरत हाल, पानी का मसला। तो कराची वालों को क्या उम्मीद दे रहे हैं आप? कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ हैं, जरा बताइए इस हवाले से भी। जुहेब, कराची शहर के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी की, चाहे वो केएमसी की सिटी गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, वो मिलकर काम कर रही है। और टारगेट हमारा ये है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके अंदर हम कमी ला सकें। मलीर एक्सप्रेसवे जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है, उसका पहला फेज़ जो कि कयूमाबाद से एयरपोर्ट तक का एग्ज़िट होगा, जो कि आप 4 से 5 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। ये इंशाल्लाह आपको आइंदा चंद हफ्तों में पब्लिक के लिए इसको खोल दिया जाएगा। सिमिलरली पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम हब डैम से एक नई कनाल लेके जा रहे हैं, जो कि कराची को इजाफी 100 MGD पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम ले करने में कामयाब हो पाएंगे। काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और अगले साल इंशाल्लाह अगस्त तक इस प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल करने का हमारा टारगेट है, जिससे पानी की सप्लाई में काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। हमारे टेल एंड एरियाज़ के लिए हम डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। प्रोक्योरमेंट का आगाज़ हो चुका है। जैसी प्रोक्योरमेंट मुकम्मल हो जाएगी, 2 साल का वो प्रोजेक्ट है जिससे आपके टेल एंड एरियाज़ हैं वहाँ पानी पहुँचाने में ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से पानी की रिसाइकलिंग हो। जी मुर्तज़ा साहब, ट्रैश रिसाइकलिंग बहुत बड़ा एक इशू है जो कराची सबसे ज़्यादा बेयर करता है आउट ऑफ द एंटायर कंट्री। तो ट्रैश रिसाइकलिंग एक बड़ा माफिया भी है, उस पे कोई घुसना नहीं चाहता, लेकिन हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उस पर कुछ बताइए। जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, तो जो सॉलिड वेस्ट ऑपरेशंस हैं, सफाई की सूरत हाल है, वो एक बड़ा चैलेंज है हमारी इंतज़ामिया के लिए। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं आपको, जो आपने रिसाइकलिंग की बात की, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सरबत, हम रिसाइकलिंग की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, और 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कचरे से बिजली पैदा करना, कचरे से आपकी गैस पैदा करना और कचरे से RDF डेवलप करना। इन 3 के ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। हमने एक डच कंपनी है, एक US कंपनी और एक एंग्रो इसके ऊपर काम कर रही है। तो उसके ऊपर हमने जो खतो किताबत होती है, LOI होता है, वो हमने इशू कर दिया है। उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और हमारा टारगेट यही है कि इसको प्रायोरिटाइज करते हुए आगे लेकर चलें। हमारी उम्मीद भी दूसरा चैलेंज हमारा कचरे के लिए, जी। एक सिर्फ मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, बिकॉज मॉर्निंग शो है, हमारी माएँ बहनें शो को बहुत देखती हैं। मैं गुजारिश शहरियों से करना चाहूंगा कि थैली जो है ना, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
किसी भी मुआशरे में जो लोग होते हैं वो अपनी हुकूमत का साथ देते हैं। मैं हुकूमत के साथ कोशिश कर रहा हूं कि किसी ना किसी तरीके से इसके बैन को अच्छे तरीके से इन्फोर्स करा लिया जाए, लेकिन शहरी अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ख़ुद थैलियों के इस्तेमाल को भी तर्क कर दें तो मैं ये समझता हूँ हमारे जो म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और हमारे समंदर में, हमारे नालों में जाके ये जो थैलियाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल है सही। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे साथ आपने वक्त दिया और मामलात पर भी बात की और पॉलिटिक्स पर भी बात की, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमल। तो देखिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जब तक शहरी नहीं बैन करेंगे अपने घरों में तब तक कुछ नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम उन प्लास्टिक बैग्स की फैक्ट्रीज को बंद करना बहुत ज़रूरी है जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही हैं। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आई होप आपको ये जैम पैक शो बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं और ज़ुहैब ये शो को बेहतरीन तरीके से आप तक लेके जाएं। कल एक बार फिर मेरी और ज़ुहैब की मोर व्यूज़ और न्यूज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।